बस से उतरने के बाद मयंक चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। गांव की सड़कें सुनसान हैं, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। हद है यार, इन लोगों को मालूम था कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा, फिर भी कोई नहीं आया लेने। मयंक अपना मोबाइल निकालता है और फोन लगाता है। हेलो मोहन, तुम आए क्यों नहीं मुझे लेने, जबकि मैंने तुमको बताया था कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा। भारी बैग है मेरे पास, कैसे आऊंगा? और यहां कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा। गांव के सब लोग कहां गए? जल्दी आओ। उधर से मोहन ऐसे बोलता है जैसे वो डरा हुआ है। क्या हुआ मोहन, तुम डरे हुए लग रहे हो? कोई बात है क्या? कोई बात है तो बताओ और जल्दी आओ। लेकिन मोहन आने से मना कर देता है और फोन काट देता है। अजीब आदमी है, कुछ बता भी नहीं रहा और गांव में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। यार कुछ बात तो जरूर है। चलो अब खुद ही चल के देखते हैं कि क्या मामला है। मयंक अपना बैग उठाता है और मोहन के घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक कंधा ऊपर करके और दूसरे पैर को जमीन पर घसीटकर चल रहा था। मयंक उस आदमी को देखते ही उसे आवाज देता है, लेकिन वो आदमी तेजी के साथ पैर घसीटते हुए दूसरी गली में भाग जाता है। रमेश उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो आदमी न जाने कहां गायब हो जाता है। क्या अजीब आदमी है यार, बात ही नहीं किया और भाग भी गया। चलो हो सकता है बहरा हो। तभी मयंक को एक औरत दिखाई देती है। औरत भी अपने कंधे ऊपर करके और पैर घसीटकर चल रही है। औरत को देख मयंक उसे भी आवाज देता है, लेकिन पहले वाले आदमी की तरह यह औरत भी पैर घसीटते हुए तेजी से भाग जाती है। ये देख मयंक को अजीब सा लगता है। वो सोचता है, दोनों बहरे तो नहीं हो सकते, ये मामला आखिर है क्या? और अब मयंक सीधे पहुंचता है मोहन के घर। मोहन के घर के आसपास भी सब सुनसान रहता है, कहीं कोई नजर नहीं आता। यार हुआ क्या है इस गांव को, कहां चले गए सब लोग? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। जो दिख रहा है वो लंगड़ा कर चल रहा है। इतना सोचते हुए मयंक मोहन को आवाज लगाता है, अरे मोहन, मैं आ गया। अरे अब तो बाहर निकलो, कहां चले गए? तभी मोहन अंदर से निकलता है। मोहन को देख मयंक हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि मोहन भी ठीक वैसे ही कंधे उचकाकर और पैर घसीटकर चल रहा है जैसे गांव के लोग चल रहे थे। भाई मोहन, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब है क्या। तुम लोग ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या गांव में कोई बीमारी फैल गई है क्या? क्या कह रहे हो मयंक? कुछ मत बोलो यार, अब कभी इस बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो हम सबका हुआ है। अरे यार दिमाग न पगलाओ हमारा, बात क्या है जल्दी बताओ। यार ये कोई बीमारी नहीं, ये पुष्पा राजू भूत का श्राप है जो हम सबको मिला है। अब इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। क्या बोला तुमने? पुष्पा राजू भूत? कुछ भी, साउथ की फिल्म वाला भूत? अरे वाह क्या बात है, क्या पागलों वाली बात कर रहे हो यार। भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये बीमारी है और कुछ नहीं। अरे यार मयंक, भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो पुष्पा राजू आएगा और तुमको भी शापित कर देगा। आखिर कौन है ये बीमार पुष्पा राजू भूत, मैं भी तो देखूं। ए पुष्पा राजू भूत, दम है तो मेरे सामने आ जा, जरा देखो तो कि मुझे कैसे शापित करता है तू। इतना कहने की देर थी कि तभी जोर से बिजली कड़कती है। बिजली को कड़कता देख मोहन वहां से भाग जाता है और तभी पुष्पा राजू भूत उसके सामने प्रकट हो जाता है। मैं झुकेगा नहीं, जो भी मुझे हल्के मिलेगा उसको काट डालेगा। क्यों रे मयंक, तुम मेरे को बेवकूफ समझा क्या? तुम हो कौन और गांव के लोगों को शापित क्यों कर रहे हो? पहले मैं तुझे भी शापित कर लूं, फिर बताऊंगा। इतना कहकर पुष्पा भूत उड़कर आता है और मयंक को काट लेता है। पुष्पा भूत जैसे ही मयंक को काटता है तो मयंक गिर जाता है और जब उठता है तो उसका एक कंधा ऊपर उठा हुआ, एक पैर टेढ़ा है
और मयंक भी पैर रगड़कर चलने लगता है। देखा तूने मेरा कमाल, धीरे धीरे पूरी दुनिया को टेढ़ा कर दूंगा। आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मैं साउथ की फिल्म देख कर आया था और हीरो की नकल करने लगा था तो मेरा खूब मजाक बनाया गया था। देखते देखते गांव के और लड़के भी फिल्म देखकर मेरे जैसे नकल करने लगे थे और सभी अपना पैर घसीटकर चलने लगे थे। लेकिन लोगों को लगता था कि गांव के बच्चों को मैंने ही बिगाड़ा है। मैंने बोला कि इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। कई बार लोगों ने मुझे मारा पीटा भी कि मुझे पीटता देख बच्चे पैर घसीट कर चलना छोड़ देंगे, लेकिन बच्चे नहीं माने और पैर घसीट कर चलते रहे। अब मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया था। एक दिन मैंने तंग आकर आत्महत्या कर ली और जब मैं भूत बना, गांव वालों को सबक सिखाने की सोचा कि जिस वजह से मुझे मारा पीटा गया है वैसा ही सबको बना दूंगा। अब तो तुमने सबको परेशान कर दिया। सब लोग घर के अंदर बंद हैं, कुछ लोग डर की वजह से मर भी गए। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हुआ। देखो, सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, सबको माफ कर दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मैं सबको ठीक कर दूंगा तो तुम मेरी मुक्ति के लिए पूजा करवाओगे और मुझे मुक्ति दिलवाओगे। मयंक पुष्पा राजू की बात मान जाता है। गांव के सब लोग पहले जैसे हो जाते हैं। तब मयंक और गांव वाले मिलकर पुष्पा राजू भूत के मुक्ति के लिए पूजा करते हैं और पुष्पा राजू भूत को मुक्ति मिल जाती है। बेटा राजू, मिट्टी मिट्टी नहीं खेला करते। देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए। माँ, मैं मिट्टी मिट्टी नहीं खेलूंगा, लेकिन मेरे लिए खेलने के लिए खिलौने तो ला दो। ठीक है, मैं बाजार से जाकर खिलौने ला दूंगी। माँ की बात सुनकर राजू खुश हो जाता है। राजू के मम्मी पापा उसे घर पर अकेले ही छोड़कर बाजार की तरफ जाते हैं और जाते हुए राजू से कहते हैं, बेटा इधर उधर मत जाना और जंगल में उस तालाब की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है पापा, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मम्मी पापा के जाने के बाद राजू के मन में तालाब और जंगल घूमने लगते हैं और वो उन्हें देखना चाहता है। राजू खुद को रोक नहीं पाता और जंगल की तरफ चल देता है और कुछ ही दूरी पर वो परियों को स्नान करते हुए देखता है। सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी परियों को देखकर राजू खुश हो जाता है, लेकिन डर की वजह से उनके पास नहीं जाता है। परियां पानी पानी खेलती हैं और शाम होते ही वो गायब हो जाती हैं। जाते समय परियों को ख्याल नहीं रहता, पर एक छोटी परी तालाब में छूट जाती है। छोटी परी चल तो सकती है, लेकिन उड़ नहीं सकती क्योंकि उसके पंख बहुत ही छोटे हैं। राजू उस नन्ही परी को अकेले देखता है तो उसके पास जाता है और उससे कहता है, बहन, तुम्हारा नाम क्या है? मैं परी हूँ और मेरी मम्मी का नाम सोन परी है। तुम हमारी दोस्त बनोगी? हम लोग साथ साथ खूब खेलेंगे। परी और राजू खेलने लगते हैं। परी राजू के साथ खेलते खेलते उसके घर आ जाती है। शाम को राजू के मम्मी पापा जब राजू के साथ परी को देखते हैं तो उससे कहते हैं, राजू तूने ये क्या कर दिया? अब तो परियां क्रोध में आकर हम सबको श्राप दे देंगी। क्यों डरते हो अंकल? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तो राजू के साथ खेलूंगी, फिर मेरी मम्मी आएगी और मुझे लेकर जाएगी और बदले में राजू को ढेर सारे खिलौने देगी। रानी परी के मुख से यह बात सुनकर राजू के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। उन्हें अब सोन परी का डर नहीं रहता। रानी परी और राजू फिर एक साथ खेलने लगते हैं। अरे राजू, तुम्हारे घर में तो एक भी खिलौना नहीं है। मम्मी मम्मी, तुम बाजार से खिलौने लाने की बोली थी ना, मेरे खिलौने कहाँ हैं? बेटे, आज मेरे पास पैसे नहीं है। कल मैं तुम्हारे लिए जरूर खिलौने लेकर आऊंगी। आंटी जी, तुम पैसे के बिना खिलौने नहीं लाई? ये लो पैसे। रानी परी हवा में हाथ हिलाती है और पैसों से भरा एक थैला हवा में तैरते हुए राजू की मम्मी के पास चला आता है। आंटी जी, आपके पास पैसे नहीं है? ये लो, ये परी लोग के पैसे हैं। ये पैसे सोने के होते हैं। आप इन्हें बेचकर अच्छा सा घर बना लो। मेरे और राजू के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आओ। राजू के मम्मी पापा सोने के सिक्कों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं
और कुछ ही दिनों में सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत बड़ा घर बनवा लेते हैं। और उसके बाद राजू के मम्मी पापा अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो जाते हैं। यार, अचानक राजू का परिवार इतना धनी कैसे हो गया? राजू तो कुछ दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है। चलो हम पता लगाते हैं कि मामला क्या है। गांव वाले छुप छुप कर राजू के घर की बात को सुनते हैं। राजू के घर से परी की आवाज आती है। वे लोग समझ जाते हैं कि परी के चलते ही राजू का परिवार इतना धनी हुआ है। और गांव वाले मुखिया से जाकर कहते हैं, राजू के साथ साथ उस नन्ही परी को भी चौपाल पर लाया जाए। हम भी परी को देखना चाहते हैं। राजू, मैं तो इंसानों के बीच नहीं रहती। वो तो तुम मेरे दोस्त बन गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। मुझे चुपके से तालाब की तरफ ले चलो, मेरी माँ वहाँ आई होगी। मैं अपनी माँ के साथ चली जाऊंगी, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। ठीक है, मगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाऊंगा। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती। तुम जब भी बुलाओगे ना, तो मैं जहाँ भी रहूंगी चले आऊंगी। ठीक है रानी परी। राजू नन्ही परी को लेकर तालाब की तरफ जाता है। तालाब में परियां पानी पानी खेल रही होती हैं। वहीं पर जाकर राजू रानी परी को छोड़ देता है। रानी परी को छोड़कर राजू बहुत ही रोता है और भारी मन से अपने घर की तरफ चल देता है। राजू जब अपने घर आता है तो घर में मम्मी पापा को न पाकर चौपाल की तरफ जाता है। गांव वाले उसके मम्मी पापा को पेड़ से बांधकर उससे पूछते हैं, बता परी कहाँ है? हम दोनों नहीं जानते कि परी कहाँ है और वो राजू के साथ कहाँ गई हुई है। ठीक है, जब तक राजू परी को लेकर नहीं आ जाता हम लोग इंतजार करेंगे, और जैसे ही वे दोनों आएंगे तुम लोगों को खोल दिया जाएगा। राजू चौपाल पर आता है और अपने मम्मी पापा को बंधा हुआ देखकर मुखिया से कहता है, प्रधान जी, आपने मेरे मम्मी पापा को क्यों बांधा है? ये तो बहुत गलत बात है। उन्होंने कौन सा अपराध किया है? क्या आपके गांव में गरीब का अमीर हो जाना अपराध माना जाता है? अरे ये तो बहुत बोलता है, इसे भी बांध दो। गांव वाले राजू को उसके मम्मी पापा के साथ बांध देते हैं। राजू संकट में पड़कर रानी परी को याद करता है। मम्मी, मेरा दोस्त संकट में पड़ा हुआ है, उसकी मदद करो ना। रानी परी की बात सुनकर सोन परी अपनी सहेलियों के साथ चौपाल पर आ जाती है और मुखिया सहित पूरे गांव वालों को जादुई छड़ी से बांध देती है। राजू और उसके मम्मी पापा को आजाद कर देती है। गांव वाले राजू से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजू सोनपरी से कहकर गांव वालों को छुड़ा देता है। सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। हम आपको सबसे अलग मदारी का खेल दिखाएंगे। हम आपको ऐसा खेल दिखाएंगे जैसा खेल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आइए आइए, अपना थोड़ा सा समय निकाल कर आइए। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब खूब सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो मदारी खेल शुरू करता है। हाँ तो मेहरबान कदरदान, सबको सलाम, सबको नमस्कार। भाइयों, खेल तो आपने बहुत देखे होंगे और 2-4 रुपए अपनी जेब से दिए भी होंगे, लेकिन खेल देखने में जितना मजा आपको आया था उससे ज्यादा मजा आज आने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, शुरू करता हूँ पहला खेल। तो बच्चों, शुरू करूं? बजाओ ताली। मदारी नए नए जादू दिखाना शुरू करता है। अपनी टोकरी से कभी कबूतर निकालता तो कभी तोता तो कभी खरगोश। सभी बच्चे खुश हो रहे थे कि तभी एक आदमी बोलता है, अरे मदारी, तुमने तो कहा था तुम अच्छा खेल दिखाओगे, लेकिन तुम तो कबूतर और खरगोश का खेल दिखा रहे हो। अगर तुम अच्छा नहीं दिखा सकते तो चले जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, दिखाता हूँ, लेकिन डरना मत। अब मदारी अपने जमूरे को अपने सामने रखकर उसका सिर काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब मदारी चारों तरफ घूम घूम कर लोगों से पैसे मांगता है। सब लोग डर की वजह से पैसे दे देते हैं। तो बताओ बच्चों, जमूरे का सिर जोड़ दूं? सभी लोग हाँ हाँ में जवाब देते हैं। अब मदारी जमूरे का सिर जोड़ने के लिए मंत्र पढ़ता है, लेकिन उसका सिर नहीं जुड़ता।
मदारी बार बार कोशिश करता है, लेकिन जमूरे का सिर नहीं जोड़ पाता और अंत में परेशान होकर बोलता है, भाइयों, जिसने भी मंत्र चलाया है तुरंत अपना मंत्र वापस ले ले तो बच जाएगा, नहीं तो मैं मंत्र चलाकर अपने जमूरे को तो बचा लूंगा, लेकिन जिसने मंत्र चलाया है उसका सिर कट जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता और अंत में मदारी बोलता है, तो भाइयों, अब मेरी कोई गलती नहीं होगी, मैं मंत्र चलाने जा रहा हूँ। मदारी जैसे ही मंत्र चलाता है तो सामने की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से एक लड़की का सिर कट कर गिर जाता है। लड़की के मरते ही जमूरे का सिर जुड़ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। ये देख सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। सब लोग मदारी को मारने के लिए आते हैं। मदारी, तुमने हमारे इलाके में आकर एक लड़की को मारा है, अब तो भी मरने के लिए तैयार हो जा मदारी। सभी आदमी मदारी और जमूरे को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी लड़की का बाप आता है। रुको, क्यों मारने जा रहे हो इस मदारी को? सर, इसने आपकी बेटी को मार डाला। लेकिन मेरी बेटी भी इस जमूरे को मारने वाली थी। जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने अपनी बेटी को बार बार समझाया था कि ये जादू मत सीख, लेकिन मेरी एक नहीं मानी और उसने जादू सीखा भी तो अधूरा। वो किसी चीज को रोक सकती थी लेकिन उसे खोल नहीं सकती थी। मैंने उसे मना किया था कि इस जादू का इस्तेमाल कभी मत करना, किसी की जान जा सकती है, लेकिन नहीं मानी। आज खुद उसकी जान चली गई। फिर जादूगर लड़की के पापा उस मदारी को कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं, अब जल्दी से यहां से चले जाओ। मैंने तो तुमको माफ कर दिया क्योंकि मैं अपनी बेटी को जादूगर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने बच्चों को जादूगर ही बनाना है। वैसे लोग तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाग जाओ यहां से। मदारी लड़की के बाप को धन्यवाद बोलकर चला जाता है और बहुत दूर एक गांव में जाकर अपना घर बनाकर रहने लगता है। अब वो लड़की बिना शरीर वाली चुड़ैल बनकर लोगों को मारने लगती है। जो भी मदारी उस मधुबन गांव में आता तो उसको मार डालती। धीरे धीरे मधुबन गांव में मदारियों का आना बंद हो जाता है। अब बिना शरीर वाली चुड़ैल को उस मदारी की तलाश थी जिसने उसका सिर काटा था। चुड़ैल मदारी की खोज में निकल पड़ती है। चुड़ैल की इस हरकत को हनुमान मंदिर के बाबा समझ जाते हैं कि चुड़ैल मदारी को खोजने के लिए जा रही है, तो बाबा तुरंत इस बात की खबर चुड़ैल के बाप को देते हैं। आपकी बेटी ने जीते जी सबको परेशान किया था और चुड़ैल बनने के बाद यहाँ किसी मदारी को आने नहीं दिया, और आज उस मदारी को मारने जा रही है जिसने उसका सिर काटा था। अब उस चुड़ैल का बाप और बाबा दोनों लोग चुड़ैल के पहुंचने से पहले मदारी के पास पहुंचकर उसको सारी बात बता देते हैं, और बताने के बाद जैसे ही मदारी के घर से निकलने वाले होते हैं कि तभी बिना शरीर वाली चुड़ैल पहुंच जाती है। हाँ, अच्छा, तो अब तू यहाँ भी पहुँच गया इसको बचाने के लिए। अब तक तो तुझे इसलिए नहीं मारा था कि तू मेरा बाप है, लेकिन अब पहले तुझे मारूंगी, फिर इस बाबा को और बाद में इस मदारी को। इतना कहकर चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलती है। बाबा मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर एक घेरा बना देते हैं और उस घेरे में मदारी और चुड़ैल के बाप को बुला लेते हैं, जिससे उनके ऊपर आग का असर नहीं होता। ये देख चुड़ैल और गुस्से से भर जाती है और फिर मुंह से आग निकालती है, लेकिन इस बार घेरे से टकराकर आग सीधे चुड़ैल के मुंह पर लगती है और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। मेरी मम्मी तो कहती है कि गर्मी के समय दोपहर में सुनसान जगह पर नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पर अक्सर भूत रहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। राजू मन ही मन ये बात सोचता है और तभी धूल भरी आंधी में एक जिन उसके सामने प्रकट होता है। जिन बच्चे का रूप धारण कर लेता है और राजू से बोलता है, मित्र, तुम क्यों उदास हो? मैं इसी बरगद के पेड़ पर अकेले रहता हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ यहीं पर आकर खेला करना। जिन हाथ में बॉल लेकर राजू की तरफ फेंकता है। राजू
उसकी दी हुई सुंदर बॉल को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी क्रिकेट वाली सारी बात उसे बताता है कि किस तरह उसके दोस्त उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं। मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। अब तुम्हारे साथ वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके खुद ही क्रिकेट खेलूंगा और अकेले दम पर पूरा मैच जिता दूंगा और नाम तुम्हारा होगा। छोटे जिन की बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है। छोटा जिन और राजू साथ साथ मिलकर खूब खेलते हैं। दोस्त, शाम होने वाली है। मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। अब मैं घर चलता हूँ। कल फिर तुम्हारे साथ खेलने आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, कल मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। राजू अपने घर चला जाता है। अरे राजू, आज तुमने बहुत देर लगा दी। इतनी देर तक तुम कहाँ थे? मम्मी, आज एक नया लड़का मेरा दोस्त बना है। वो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है। मैं उसी के साथ खेल रहा था और अब तो मैं रोज ही उसके साथ खेलूंगा। दिन रात खेलने के बारे में सोचता रहता है। हाथ मुंह धो, खाना खा और पढ़ने बैठ जा। ठीक है माँ। राजू अपनी मम्मी पापा और बहन के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। आजकल तुम बहुत खेलने लगे हो। तुम्हारी टीचर बोल रही थी कि राजू अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा रहा है। तुम किसी टीचर के यहाँ ट्यूशन कर लो और अच्छी तरह पढ़ो। नहीं पापा, देखना इस साल मैं क्लास में सबसे टॉप करूंगा। खाना खाने के बाद राजू पढ़ने लगता है। आधी रात को खिड़की के दोनों दरवाजे हिलने लगते हैं। राजू खिड़की की तरफ देखता है तो उसे जोर जोर से हवाएं चलने की आवाज सुनाई देती है। छोटा जिन खिड़की के रास्ते उतरकर राजू के पास चला आता है और राजू से बोलता है, राजू, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करके स्कूल में भी तुम्हें सबसे तेज बना दूंगा। परीक्षा में भी तुम स्कूल में पहले स्थान पर रहोगे। तुम मुझसे किसी भी प्रकार की मदद ले सकते हो। राजू छोटे जिन की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और किताब को अलमारी में रखकर बोला, मित्र, इतनी रात गए तुम कैसे आए? मित्र, मैं उस बरगद के पेड़ पर अकेला ही रहता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम ही मेरे मित्र हो। मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं केवल तुमको ही नजर आऊंगा। बाकी कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर सोने चलते हैं। राजू और छोटा जिन साथ में सो जाते हैं। रोज की तरह राजू खा पीकर स्कूल का बैग और क्रिकेट का किट उठाकर स्कूल जाने लगता है। साथ में छोटा जिन भी हो लेता है। राजू जब तक क्लास में पढ़ता है, छोटा जिन बरगद के पेड़ पर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही राजू क्रिकेट खेलने आता है, छोटा जिन राजू के शरीर में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, आज मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। 0 पे आउट होने वाला लूजर, तू क्या खेलेगा? देख पिंकू, तू ऐसा मत बोल। अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी कभी कभी 0 पर आउट हो जाते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, आजा, आज तू खेल कर दिखा। जब राजू की बैटिंग आती है, छक्के पर छक्का मारने लगता है। किसी की भी बाल को नहीं छोड़ता है। राजू, तू जादुई बॉल कहाँ से लाया है? इसके पहले तो ऐसा नहीं था। ये कोई जादुई बॉल नहीं है। अगर तू इस बॉल को जादुई मानता है तो तेरे ही बॉल से खेलना शुरू करूंगा मैं। राजू अपना बॉल रख देता है और टिंकू के बॉल से खेल शुरू हो जाता है। जब राजू की बॉलिंग की बारी आती है तो 3-4 ओवर करते ही राजू सारे खिलाड़ियों को आउट कर देता है। सभी बच्चे राजू की तारीफ करने लगते हैं। अब तो अकेले ही राजू अच्छों पर भारी पड़ने लगता है। जिस टीम में भी राजू रहता है, मैच को जिता देता है। दूर दूर तक राजू क्रिकेटर को लोग जान जाते हैं। दोस्त राजू, मजा आया ना क्रिकेट खेलकर? आज तो हम दोनों ने सारे बच्चों के छक्के छुड़ा दिए। हाँ दोस्त, मैं तुमको मान गया। वो तो तुमको मानना ही पड़ेगा। तुम मुझे और भी दूसरी जगह पर आजमा सकते हो। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, जीत तो तुम्हारी ही होगी। राजू जब गांव की तरफ बढ़ता है तो क्या देखता है कि उसके गांव में भयंकर तबाही मची हुई है। दूसरे गांव के लोग उसके गांव में घुसकर उसके गांव के लोगों को मार पीट रहे हैं। देखो राजू, तुम्हारे गांव में एकता नहीं है। कुछ ही लोग तुम्हारे गांव में आकर तुम्हारे ही गांव के लोगों को पीटते हैं। एक दूसरे को पिटता देख कोई भी आवाज नहीं उठाता, बस चुपचाप पिटते हुए देखते रहते हैं। इस तरह एक एक कर वो सभी को पीट के चले जाते हैं। अब तो वो मेरे घर के पास भी आने वाले हैं। लगता है मेरी मम्मी पापा और बहन को भी मारेंगे।
ऐसा कभी नहीं होगा। तू तो मेरा हीरो दोस्त है। दोस्त, अभी देख मैं उन लोगों को कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम देखना। देखो, अब मैं तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करता हूँ। छोटा जिन्न राजू के अंदर प्रवेश कर जाता है। राजू की आंखें लाल हो जाती हैं। राजू क्रोध में आकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाता है, अरे भाइयों, असहाय लोगों को क्यों मार रहे हो? ये देखो, पिद्दी भर का बच्चा हमसे जबान लड़ाता है। रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। बदमाश राजू की तरफ बढ़ता है। राजू की आंखें और भी डरावनी हो जाती हैं। राजू बदमाशों पर झपट पड़ता है और एक एक कर बदमाशों को मारकर घायल कर देता है। और इस तरह सारे बदमाशों को जब राजू मार देता है तो गांव वाले राजू की जय जयकार करने लगते हैं। अब तुम लोग इन बदमाशों को मारो और सजा दो इनको। गांव वाले हाथ में लाठी लेकर सभी बदमाशों को पीटने लगते हैं। देखो, हमारे गांव में एकता नहीं है, इसीलिए ये लोग एक एक करके हम सबको पीट रहे हैं। अगर हम सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर मुकाबला करें तो कोई भी गांव के अंदर नहीं आ सकता और हम पर जुल्म नहीं ढा सकता। गांव वाले बदमाशों को मारकर भगा देते हैं। इतने छोटे बच्चे में इतनी ज्यादा ताकत हमने तो आज तक नहीं देखी। जरूर ये कोई दिव्य बच्चा है। इतना सुनते ही छोटा जिन्न गांव वालों के बीच प्रकट हो जाता है और कहता है, ये करामात राजू ने नहीं, मैंने की है। राजू मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए और उसके गांव की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उस सामने वाले बरगद के पेड़ पर रहता हूँ। बरगद के पेड़ को तुम लोग मत काटना, मैं हमेशा तुम लोगों की सहायता करूंगा। और इतना कहकर छोटा जिन्न बरगद के पेड़ पर चला जाता है और गांव वाले हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल हो जाते हैं।